स्टार्ट करते हैं। तो जेपीए वालों को तो पता ही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि जो है पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन, हाँ सर। हाँ, तो जेपीबी वालों को थोड़ा सा मैं आइडिया बता देता हूं कि तुम्हारा जो वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, जैसे वाईडीएससी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, तो वाईडीएससी प्रोबेबली अपन जो है कल एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे तो उसमें वाईडीएससी अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सीधा यही टॉपिक है पोलराइजेशन। ये जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक तुम्हारे एडवांस में नहीं है, ओनली फॉर एआई ट्रिपल ई यानी जेई मेंस और बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जेई मेंस में भी जो मैं अभी आज पढ़ेंगे अपन, तो तुम्हें पता चलेगा अपने को दो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, जहां से जनरली अगर पोलराइजेशन से क्वेश्चन आता है तो वहीं से आएगा, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेनली अपने को बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनका ध्यान रखना है, और जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपने करेक्ट होने चाहिए। तो अपने को थोड़ा सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नहीं आया और वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पोलराइजेशन से आ गया। तो ऐसा नहीं कि वाईडीएससी वेव ऑप्टिक्स इतना अपन ने डिटेल में पढ़ रखा है, उसके बाद भी अपना जेई मेंस में क्वेश्चन गलत हो जाए। तो अपना पोलराइजेशन भी क्लियर होना चाहिए, पोलराइजेशन होता क्या है। तो लास्ट क्लास में वैसे जेपीए वालों को तो मैंने बता दिया था पोलराइजेशन डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, या पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है। थोड़ा सा जेपीबी वालों को भी बता देता हूँ पोलराइजेशन होता क्या है। तो देखो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट रे क्या है, लाइट रे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो और अपने को पता है लाइट हर डायरेक्शन में प्रोपागेट करती है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, लेकिन डायरेक्शन तो हर डायरेक्शन में प्रोपागेट कर सकती है ना। लाइट ट्रेवल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, बट ध्यान रखना स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी, जिस भी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो लाइट के पास वो सारी प्रॉपर्टीज होगी, वे तो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि लाइट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, या लाइट कौन कौन से फिनोमेना शो करते हैं, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सारी चीजें शो करती है। उसके साथ साथ एक पोलराइजेशन क्या होता है लाइट का, ये पोलराइजेशन लाइट की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये पोलराइजेशन हम करवाते हैं। तो नाम से पता चल रहा है पोलर का मतलब क्या है। पोलर का मतलब बेसिकली कंपोनेंट्स को अलग करना, कंपोनेंट्स को अलग करना। तो होता क्या है कि लाइट रे के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, यानी वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वाइब्रेशंस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के भी वाइब्रेशंस होते हैं। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में होते हैं, बट उनमें डायरेक्शन स्पेसिफिक है, ये ध्यान रखना हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, प्रोपागेशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये तो तुमने इलेक्ट्रो, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी ये भी पता होना चाहिए अपने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन लाइट रे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलूं या लाइट रे बोलूं, लाइट रे। प्रोपागेशन, या ऐसे लिख लेता हूं, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ propagation of light, direction of propagation of light,
all these three vectors are perpendicular to each other. तीनों एक दूसरे से क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। सही है ना? जैसे लाइट रे सपोज एक्स डायरेक्शन में जा रही है, लाइट रे सपोज एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज वाई डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अगर लाइट रे इधर जा रही है, ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, तो ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे, तो मैं एक्स वाई जेड में मान सकता हूं। ठीक है, इस टाइप से होगा। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई जेड फिक्स है, इनमें से कोई भी इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली होगा कि तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर हमेशा होंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे लाइट रे जो है जैसे हर डायरेक्शन में प्रोपागेट कर सकती है, तो ऑर्डिनरी कोई भी लाइट रे है तो हर डायरेक्शन में प्रोपागेट कर सकती है, तो उसको अपन इस टाइप से डिनोट करते हैं, ये ऑर्डिनरी लाइट है, या फिर इसको अपन बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट जो कि नेचुरली अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है। जैसे सन से जो लाइट्स आ रही है वो इसी टाइप की लाइट्स होगी, हर डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। ठीक है ना, हर डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशंस होंगे, यानी यहाँ पे ऑस्किलेशंस या वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन के अंदर होंगे। लाइट के ऑस्किलेशंस या वाइब्रेशंस हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर होंगे। अब अपने को क्या करना है, अपने को इसी लाइट रे को या ऑर्डिनरी लाइट रे को या अनपोलराइज्ड लाइट रे को इनके ऑस्किलेशंस किसी एक डायरेक्शन में कन्वर्ट करने, अपने को किसी ऐसे इस लाइट रे को कन्वर्ट करना है जिससे इनके ऑस्किलेशंस या फिर इनके वाइब्रेशंस या फिर इनके प्रोपागेशन जो है ओनली फॉर एक ही डायरेक्शन में हो। तो उस कन्वर्जन के मेथड को ही अपन क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। यानी पोलराइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट टू ए पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। और पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? जिसके अंदर ऑस्किलेशंस या वाइब्रेशंस ओनली फॉर एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, बाकी किसी भी प्लेन में नहीं होते। तो वो अपन कैसे करेंगे उसको समझते हैं। इसको नोट कर लो, जिसको नोट करना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। हाँ चेतना, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या किसी को? वीडियो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। किसी को भी नहीं दिख रहा है वीडियो? नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर। हेलो अरे सर कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आई थिंक सबको दिख रहा है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसको नोट करना जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लो। तो सिंपल पोलराइजेशन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? पोलराइजेशन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? पोलराइजेशन क्या होगा? सबसे पहले तो ये अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है उसको देख लेते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? यानी यहां पे क्या होंगे? वाइब्रेशंस या ऑस्किलेशंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो इस लाइट को अपन क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या होगी? पोलराइज्ड लाइट क्या होगी? पोलराइज्ड लाइट का मतलब है ऑस्किलेशंस या वाइब्रेशंस या लाइट के प्रोपागेशन की जो डायरेक्शन है, ऑस्किलेशंस या वाइब्रेशंस
are only in one plane। ठीक है, अगर एक ही प्लेन में ऑस्किलेशंस या वाइब्रेशंस हो तो उसको अपन बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो पोलराइज्ड लाइट को अगर अपन अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के जो मेथड होते हैं उन्हीं को प्रोसेस होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट। जैसे ये कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तो अपन मेथड देखेंगे। अभी तुम इतना ही समझ लो कि अपने पास कोई इस लाइट को हमने किस से पास करवाया, इस लाइट को। अब अनपोलराइज्ड लाइट को अपन यहां पे जनरली कैसे दिखाएंगे, डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, इस टाइप से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, अपने को पता है कि जैसे ये प्रोपागेशन की डायरेक्शन है, अगर ये प्रोपागेशन की डायरेक्शन, लाइट अगर ऐसे चल रही है, ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके परपेंडिकुलर मान लेता हूं, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो गया, यानी एक्स डायरेक्शन में लाइट चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन हो जाएगा। तो उसको मैं डॉट से दिखा देता हूं। तो अगर ऐसा कहीं पे अगर नोटेशन है, इसका मतलब क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है ना, तो ऐसे वाइब्रेशन से ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इस लाइट को क्या करते हैं, किसी एक, अभी क्या होता है क्या नहीं होता है इसको छोड़ दो, अभी तुम इतना समझ लो कि ये कोई एक पोलराइजर है, पोलराइजर है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। पोलराइजर है, क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में दिमाग नहीं लगाना है। तो इस लाइट को मैंने इसके थ्रू पास करवाया, और जब पोलराइजर के थ्रू पास करोगे तो अपने पास जो लाइट मिलेगी वो लाइट अपने पास पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। यानी यहां पे आप वाइब्रेशन या तो ओनली फॉर ऐसे होंगे, यानी या तो ऐसे मिल सकते हैं अपने को, या फिर अपने को ऐसे वाइब्रेशंस मिल सकते हैं। यानी या तो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस मिलेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर तुम ऐसे समझ लो, बार बार मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज नहीं करें, तुम ऐसे समझ लो या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये ऐसे वाइब्रेशंस मिलेंगे, या फिर जो है इनसाइड द प्लेन यानी ऐसे वाइब्रेशंस मिलेंगे। यानी ये कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। तो ये अपने लिए क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, जिसको शॉर्ट में अपन पीपीएल बोलेंगे, पीपीएल। तो पीपीएल क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, अब प्रोसेस जो होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम unpolarized light to polarized light is called polarization। ठीक है, जेबी वाले आई थिंक बोर्ड नहीं हो रहे होंगे अभी। इसके बाद अपन वो मेथड्स ही स्टार्ट करने वाले हैं, पोलराइजेशन कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है पोलराइजेशन। अब अपन पोलराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स देखते हैं कि ये तो तुम केमिस्ट्री में यूज करते हो, बट अपन रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से भी, ये तो इसको पोलराइड भी बोलते हैं, ये तो एक बेसिक तरीका है ही सही किसी भी लाइट रे को, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का। तो अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बट आगे अपन पढ़ेंगे कि अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है तो इसकी इंटेंसिटी I0/2 हो जाती है। कैसे होती है अभी इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे। अगर अपन सीधा पोलराइड रखा हुआ है तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। बट अभी सिंपल ये ध्यान रखो, ये एंगल 90 है,
अभी ये ध्यान रखो कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के जो मेथड्स होते हैं वो अभी अपन पढ़ेंगे, और अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और कुछ भी बड़ा कोई तोप नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी से नोट करो। फिर अपन मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन देखते हैं। मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। एनी डाउट्स प्लीज? कोई डाउट्स नहीं है? कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, तो अभी अपन देखने वाले हैं कि पोलराइजेशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द मेथड्स टू कन्वर्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। और उसके अंदर सबसे पहला मेथड है अपने पास, टोटल मिला के अपन 5 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर फर्स्ट और लास्ट जो मेथड पढ़ने वाले हैं वही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, मतलब जेईई मेंस के हिसाब से। बाकी तो बोर्ड के हिसाब से बस ध्यान रख सकते हो। तो फर्स्ट मेथड है अपने पास पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कैसे होता है इसको समझते हैं। इसी मेथड को जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, इसी मेथड को हम लोग जो है ब्रस्टर्स लॉ भी बोलते हैं। BREWSTER, ब्रस्टर्स लॉ। ब्रिस्टर्स एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ब्रिस्टर्स लॉ क्या होता है इसको भी समझना है अपने को। वो सेम चीज या फिर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो ब्रिस्टर्स ने क्या किया कि अनपोलराइज्ड लाइट का रिफ्लेक्शन करवाया, अनपोलराइज्ड लाइट का रिफ्लेक्शन करवाया, ठीक है। और अनपोलराइज्ड लाइट का जब उसने रिफ्लेक्शन करवाया तो उसको ये पता चला कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, अगर अपन इंसिडेंट लाइट को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करें ना, उसने क्या है अनपोलराइज्ड लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करता गया, बार बार उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके बारे में स्टडी किया। तो उसको ये पता चला कि ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे, ऐसा हमेशा नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर रे इंसिडेंट करूं, मैं पर्टिकुलर एंगल पे अगर रे इंसिडेंट करूं तब ऐसा पॉसिबल है, तब ऐसा पॉसिबल है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अपने को 100% पोलराइज्ड लाइट मिले। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 100% पोलराइज्ड लाइट मिले। उसने रिफ्लेक्शन मिरर से नहीं करवाया, उसने रिफ्लेक्शन मिरर से नहीं करवाया, उसने रिफ्लेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट सरफेस से यानी TIR करवाया, TIR करवाया, यानी एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से वैल्यू हमेशा ज्यादा रखी और बार बार उसने रिफ्लेक्टेड जो लाइट से उस रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो उसने एक रिजल्ट जो है उसने ऑब्जर्व किया और वो रिजल्ट क्या था अपने पास, वो रिजल्ट कुछ इस टाइप से था कि जैसे ये अपने पास कोई सरफेस है, ये अपने पास कोई सरफेस है, ठीक है। और इस पे अगर मैं कोई रे इंसिडेंट करवा रहा हूं, इस पे कोई रे इंसिडेंट करवा रहा हूं, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये तुम मिरर भी बोल सकते हो या सेपरेटिंग मीडियम भी बोल सकते हो। कुछ लोग जो है अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है बस अपने उसको ध्यान रखना है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस रे को, जैसे इसका मीडियम में N1 ले लूं और इसका मीडियम N2 ले लूं, ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। तो अब क्या होगा कि इसमें से कुछ रे हो सकता है रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ रे रिफ्रैक्ट हो जाए। तो ये अगर एंगल I है तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल तो I ही होगा, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको मैं R बोल रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको मैं R बोल रहा हूं। तो उसने ये देखा कि एक पर्टिकुलर एंगल पे ही इंसिडेंट करूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करवाई। ये अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है, उसके वाइब्रेशंस को अपन किस टाइप से दिखाएंगे, इस टाइप से, कि यहाँ पे दोनों टाइप के वाइब्रेशंस है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल पे, ये एंगल कितना है अभी अपन सॉल्व करेंगे, कि इस एंगल पे, जिस एंगल को उसने बाद में क्या बोला, ब्रिस्टल्स एंगल यानी IB बोला, ब्रिस्टल्स एंगल यानी IB बोला, कि इस एंगल पे अगर मैं इंसिडेंट करूं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे या जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो लाइट पोलराइज्ड लाइट मिलेगी अपने को, पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। पोलराइज्ड लाइट का मतलब इसके अंदर एक ही टाइप के वाइब्रेशंस होंगे, ऐसे। प्रैक्टिकल चीज है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चीज है, बट फिर भी अपन समझ सकते हैं, इसके अंदर एक ही टाइप की वाइब्रेशंस मिलेंगे। अब इस ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड रे की बात करें, इसमें कैसे वाइब्रेशंस होंगे, इसमें मिक्स टाइप के वाइब्रेशंस होंगे, इसमें मिक्स टाइप के वाइब्रेशंस होंगे, यानी अपने को पार्शियली अनपोलराइज्ड लाइट मिलेगी। जैसे कुछ रेस ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर दोनों वाइब्रेशंस होंगे, कुछ में एक ही वाइब्रेशंस होगा, कुछ में ये एक वाइब्रेशंस होगा, ऐसे अपने को जो है पार्शियली, ये क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी अपने को, जो रिफ्रैक्टेड लाइट है। बस यही अपने पास ब्रिस्टल्स लॉ होता है। अब ब्रिस्टल्स एंगल सॉल्व करना है अपने को, तो ब्रिस्टल्स एंगल सॉल्व कैसे करोगे, रिफ्रैक्शन के लॉस लगा लो। अच्छा, उसने ये बताया कि ऐसा कब होता है, मैंने अभी बोला ना कि एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट कराओगे तभी ऐसा होगा, तो वो पर्टिकुलर एंगल क्या है, वो पर्टिकुलर एंगल ये है कि ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करो जिससे, ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करो जिससे जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है और जो, यानी जो ट्रांसमिटेड रे है और जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अपने को ये पैटर्न मिलेगा, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अपने को ये पैटर्न मिलेगा, यानी ये एंगल कितना होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपने को पोलराइज्ड मिलेगी और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अपने को पार्शियली पोलराइज्ड मिलेगी। अब ये प्रैक्टिकल चीज है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, सही है ना, इसलिए एडवांस वाले पूछते नहीं है इन सब में, फालतू बातें हैं, बट ठीक है समझ लेते हैं। तो अब है ना, अपने को ये ब्रिस्टल्स एंगल सॉल्व करना है। तो अगर ये एंगल π/2 है तो I प्लस आर भी कितना होगा, π/2, I प्लस आर भी कितना होगा, π/2। कैसे कि टोटल 180, उसमें से ये 90 चला गया, तो ये दिस प्लस दिस इक्वल टू π/2। तो अब इसके लिए स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा कि n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। n1
साइन थीटा 1 यानी साइन आई शुड बी इक्वल टू n2 n2 इनटू साइन थीटा 2 यानी साइन r, और साइन r को क्या लिख सकता हूं मैं 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, यानी ये क्या हो गया cos आई, साइन आई अपॉन cos आई क्या हो जाएगा tan आई, यानी tan आई कितना हो गया, tan आई क्या हो गया n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1, ये हो गया tan आई इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो आई कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1, tan इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1। या फिर अगर मैं इस मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को n रिलेटिव बोल दूं, n रिलेटिव इज बेसिकली n2 अपॉन n1, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रेज मीडियम, ठीक है। तो फिर ये n रिलेटिव हो जाएगा, यानी IB जिसको इसने ब्रिस्टस एंगल बोला IB, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n रिलेटिव। इसको अपन क्या बोलते हैं ब्रिस्टस एंगल, और इस पूरे लॉ को अपन क्या बोलते हैं ब्रिस्टस लॉ, ब्रिस्टस लॉ। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका स्टेटमेंट भी लिख लेता हूं। स्टेटमेंट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं अपन, स्टेटमेंट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट में यहीं पे लिख लेता हूं, स्टेटमेंट क्या है यहीं पे लिख लेता हूं, देखो कितने में हो जाएगा। स्टेटमेंट ये है if a ray is incident at an angle so that reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other, then reflected light is plane polarized light। ये उसके ऑब्जर्वेशंस थी ब्रिस्टस लॉ के, कि अगर ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करें जिससे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो फिर डेफिनेटली अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो ये अपने को पोलराइज्ड लाइट मिलेगी और ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम में अपने से ब्रिस्टस एंगल पूछ सकता है, तो ब्रिस्टस एंगल क्या होगा tan इनवर्स n रिलेटिव, tan इनवर्स n रिलेटिव, बस यही अपने को ध्यान रखना है, tan इनवर्स n रिलेटिव। n रिलेटिव क्या है, जिस मीडियम में रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या ये अपने को समझ में आ गया पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ये थोड़े से है ना, इनकी नोटेशंस सही बनाना, ठीक है ना, नोटेशंस में गलती मत करना। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो 1 by 1 ये इंपॉर्टेंट था। अब 1 by 1 जो थ्योरेटिकल चीजें हैं और भी पोलराइजेशन प्रैक्टिकली कैसे करवाते हैं, वो पोलराइजेशन के मेथड में 1 by 1 थोड़े थोड़े समझा देता हूँ, और तुम एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से रेफर कर लेना। उसके बाद अपन मेलस लॉ सबसे लास्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं या ट्रिपल या जेईई मेंस में, वो पार्ट पढ़ लेते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूँ, रफ कर दूं ना? इस पे कोई टफ क्वेश्चन वगैरह नहीं बनते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए, चाहे वो बोर्ड में आए चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए। सेकेंड मेथड है अपने पास पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। ये भी सिंपल है, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। तो सिंपल है, कैसे? कि जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे अपन इस ये कोई ग्लास की स्लैब रख दी अपन ने, ग्लास की ऐसे स्लैब रख दी, आराम से समझना, देखो किस टाइप से स्लैब रख दी, मल्टीपल स्लैब्स रख दी। ये स्लैब्स तब तक रखते जाते हैं कि जब तक कि अपने को फाइनल लाइट जो है पोलराइज्ड नहीं मिल जाती। कैसे करते हैं समझना। ये अपने पास ग्लास की स्लैब है, या कोई दूसरा मीडियम भी ले सकते हो, ग्लास की स्लैब है। बेसिकली इससे अपने को रिफ्रैक्शन करवाना है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस पे जो रे इंसिडेंट करवाता हूं, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी इसके अंदर वाइब्रेशंस कैसे होंगे, दोनों टाइप के होंगे। ठीक है। अब इस रे को, इसके परपेंडिकुलर बना लेता हूं मैं। इस रे को मैंने क्या किया, ब्रिस्टस एंगल पे इंसिडेंट करवाया, ब्रिस्टस एंगल पे इंसिडेंट करवाया, यानी ये कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ब्रिस्टस एंगल यानी IB है, ब्रिस्टस एंगल IB है। और ब्रिस्टस एंगल अगर IB है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है वो तो डेफिनेटली, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे तो डेफिनेटली कैसी होगी, 100% पोलराइज्ड होगी, पीपीएल मिलेगी अपने को, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, अभी तो पढ़ा था अपन ने। अब इसमें से जो रे ट्रांसमिट हो जाएगी, जो रे ट्रांसमिट हो जाएगी, वो रे क्या होगी, पार्शियली पोलराइज्ड होगी। क्या होगी, पार्शियली पोलराइज्ड। ये लाइट क्या होगी, पार्शियली, अभी तो पढ़ा था कि ट्रांसमिटेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड होती है। ठीक है, चलो भाई, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट को, अब पार्शियली पोलराइज्ड लाइट को वापस से इस पे इंसिडेंट करवाया, वापस से इस पे इंसिडेंट करवाया, वापस से ब्रिस्टस एंगल पे इंसिडेंट करवाया। तो इसमें से कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो गया है, जो कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो गया है वो तो पीपीएल मिलेगा, और जो पार्ट ट्रांसमिट हो गया है, यहीं पे कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, इसमें से कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो गया है वो तो पीपीएल मिलेगा, और जो पार्ट ट्रांसमिट हो गया है वो वापस से क्या होगा, पार्शियली पोलराइज्ड होगा। लेकिन यहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके। क्यों? क्योंकि कुछ कंपोनेंट जब ये ट्रांसमिट हुई तो कुछ कंपोनेंट जो है वो यहां पे एब्सॉर्ब हो गए होंगे, कुछ कंपोनेंट यहां पे और एब्सॉर्ब हो गए होंगे, यानी ये लाइट जो है इसके बजाय ज्यादा पोलराइज्ड है, ये लाइट इसके बजाय, ये भी क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड है, ये भी पार्शियली पोलराइज्ड को मैं पीवी बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये भी क्या है, पीपी है। लेकिन ये ऐसा लिख सकता हूं, मोर पोलराइज्ड
पोलराइज्ड, मोर पोलराइज्ड। ठीक है, अब वापस से क्या किया मैंने, तो ऐसे में लाइट को बना लेता हूं। ये क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड थी। ये लाइट क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड थी। तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, सपोज इसमें एक कंपोनेंट ऐसा है, एक कंपोनेंट ऐसा है। ये तो वैसे ही मिलेगी अपने, ठीक है। अब इससे जो लाइट रे निकल रही है, जो कि हो सकता है थोड़ी बहुत और जो है अनपोलराइज्ड हो, जो कि थोड़ी बहुत और अनपोलराइज्ड हो, तो इसको वापस से इस पे इंसिडेंट करवाया, तो वापस से इधर तो पीपीएल चली गई और इधर जो लाइट आई वो हो सकता है थोड़े बहुत कंपोनेंट और बचे हो। तो ऐसे कर करके अपन जो है मल्टीपल स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाते रहते हैं, और फाइनली जो रेज निकलेगी, वो अपने को 100% जो है, सपोज ये वाले कंपोनेंट तो उधर चले गए, वो सारे कंपोनेंट, या फिर चलो ऐसे मान लेता हूं कि जो डाउनवर्ड वाले कंपोनेंट थे वो सारे एब्जॉर्ब हो गए, यानी फाइनली 100% पोलराइज्ड लाइट मिलेगी अपने को। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फाइनली ट्रांसमिटेड लाइट will be polarized light after multiple refraction। मल्टीपल रिफ्रैक्शन करवाने के बाद, ये रिफ्रैक्शन तब तक करवाएंगे जब तक कि अपने को पोलराइज्ड लाइटिंग नहीं मिल जाती। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्रैक्शंस करवाते जाते हैं, तो फाइनली जो अपने को लाइट मिलती है वो क्या मिलती है, रिफ्रैक्शन जो है पोलराइज्ड लाइट मिलती है। ये बोर्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह नहीं बनते। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्लीज लेट मी नो, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस। सर मल्टीपल स्लैब की जगह एक स्लैब उन सबकी थिकनेस के इक्वल ले लें तो? अरे यार समझ ही नहीं रहे हो आप। एक स्लैब से तो सरफेस चाहिए ना अपने को, तो एक स्लैब अगर मोटी थिकनेस की लोगे तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। इन स्लैब से कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा? अगर 3 स्लैब है तो 6 बार रिफ्रैक्शन होगा। हर सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा ना, जहां मीडियम चेंज होता है वहां पे रिफ्रैक्शन होता है ना, जहां मीडियम चेंज होता है वहां रिफ्रैक्शन होता है। ऐसा थोड़ी है कि बड़ी स्लैब लोगे तो स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन होता जाएगा, सेम मीडियम में रिफ्रैक्शन थोड़ी होता है। जैसे डाउट ये बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूं कि ये मल्टीपल स्लैब लेने के बजाय ये इतनी बड़ी स्लैब ले लूं, तो यहां पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर तो वापस रिफ्रैक्शन यहां जाके होगा, तो थिकनेस बड़ी लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मीडियम चेंज होता है तब रिफ्रैक्शन होता है। अपने को मल्टीपल रिफ्रैक्शंस करवाने हैं, ठीक है। आई थिंक नोट कर लो इसको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसको मैं रफ करता हूं, आई थिंक समझ गए होंगे। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? सर लेकिन कोई, एक सेकेंड, किसी को कुछ डाउट है? एक सेकेंड, क्या डाउट है देख लेता हूं मैं। हाँ सर, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अनपोलराइज्ड लाइट होगी तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम्स करना पड़ेगा या एफिशिएंट मेथड नहीं होगा? हाँ सही है, बट प्रैक्टिकली अपन देखते हैं कि ये बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अपने को ज्यादा करना पड़ता है। 3-4 रिफ्रैक्शन के बाद या 5-6 रिफ्रैक्शन के बाद ऑलमोस्ट, अब अपने को एग्जैक्ट 100% पोलराइज्ड की जरूरत थोड़ी है, जो ऑलमोस्ट पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है अपने को, ठीक है ना। मैक्सिमम लाइट जो है पोलराइज्ड मिलती है अपने को, तो अपने को एफिशिएंसी 100% भी लाना कोई जरूरत थोड़ी है, अपने को तो बस समझना है कि मेथड होता कैसे है। पीपी का मतलब किसी को नहीं पता तो बता देता हूं कि पार्शियली पोलराइज्ड है। ठीक है,
चलो आई थिंक नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो थर्ड मेथड है अपने पास पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, थर्ड मेथड पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन कैसे करवाते हैं उसको समझते हैं। ये तो एक्चुअली है ना, इसमें समझने का ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ क्रिस्टल्स यूज करते हैं। कुछ केमिस्ट्री के अंदर तुमने पढ़ा होगा, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकेट हो गया, ऐसे उनकी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो क्रिस्टल्स क्या करते हैं कि अपने ऊपर कोई लाइट जब इंसिडेंट करवाते हैं उन क्रिस्टल पे, तो लाइट इंसिडेंट करवाने से वो क्रिस्टल्स क्या करते हैं, उस लाइट को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम इंटेंसिटी के साथ। वो अब क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे क्रिस्टल होते हैं। अब वो कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ये तो सब तुम आई थिंक केमिस्ट्री में तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है, बाकी अपने को जरूरत नहीं है उनके बारे में, ये सब नहीं पढ़ना है अपने को, सिंपल ये समझना है कि होता क्या है। तो मैं लिख लेता हूं, there are specific crystals who can splits। अच्छा, क्रिस्टल्स के एग्जांपल भी लिख सकते हो, कौन कौन से क्रिस्टल जो जनरली तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जैसे कैल्साइट हो गया या फिर क्वार्टर्स हो गया। ये क्वार्टर्स तो तुम्हारे आई थिंक एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत जगह, बस ये एक दो नाम ही ध्यान रखो, बहुत है, ठीक है। Who can splits light into two parts with equal density, with equal intensity, इक्वल इंटेंसिटी के साथ ये दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल इंटेंसिटी के साथ दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये इनकी क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी होती है, ये इनकी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है। अब ये कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो अपने को समझने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ये अपने पास कोई क्रिस्टल है, ये अपने पास क्रिस्टल है सपोज, और सपोज जैसे अपन ने कैल्साइट ले लिया, कैल्साइट क्रिस्टल है। अब इस पे जब तुम अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करवाओगे, अनपोलराइज्ड लाइट अगर इंसिडेंट करवाओगे, अनपोलराइज्ड का लाइट का मतलब दोनों साइड कंपोनेंट है, तो ये इनकी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है कि ये क्रिस्टल क्या करेगा, इस लाइट को दो लाइट्स में ब्रेक कर देगा। एक लाइट को तो अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, एक को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है उसको समझते हैं। जैसे ये इसका नॉर्मल हो गया, तो एक रे तो क्या करती है इस क्रिस्टल में, एक रे तो जो है कोई भी रिफ्रैक्शन के लॉज को फॉलो नहीं करती, सीधी की सीधी चल जाए। दो पार्ट में स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि एक रे तो सीधी की सीधी चली जाती है, वो रिफ्रैक्शन के लॉज को फॉलो नहीं करती है। मतलब ये जैसे रे ऐसे जा रही थी, ये सीधी की सीधी चली जाएगी ऐसे, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, जिसको अपन ई से लिखे करेंगे, ठीक है ना। एक होती है
ऑर्डिनरी लाइट जो सिंपल टाइप से जैसे रिफ्रैक्शन होता है किसी भी क्रिस्टल से, क्रिस्टल क्या ट्रांसपेरेंट है तो इससे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के लॉज को फॉलो करेंगे। तो ये सपोज ऑर्डिनरी लाइट हो गया, ये ऑर्डिनरी लाइट हो गई। तो ये ऑर्डिनरी लाइट तो क्या करेगी, रिफ्रैक्शन के लॉज को फॉलो करेगी, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट जो है कोई भी रिफ्रैक्शन के लॉज को फॉलो नहीं करती है। ये इनकी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें समझने का कुछ नहीं है देखो, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड के हिसाब से अपने को ध्यान रखना है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लाइट होती है उसमें अपन ने ये ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, यानी ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। जैसे इसके अंदर अगर ये कंपोनेंट है, इसके अंदर अगर ये कंपोनेंट है तो इसके अंदर ओनली फॉर ये कंपोनेंट हो गए, यानी दोनों के दोनों लाइट अपने को क्या मिलेगी, पीपीएल मिलेगी। ये भी पीपीएल है, ये भी पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को कि ऑर्डिनरी लाइट फॉलोज refraction law while extraordinary light do not obey refractions law। ये सीधी की सीधी चली जाती है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है इसके अंदर, ये सीधी की सीधी चली जाती है, ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इस टाइप से अपन जो है डबल रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन करवाते हैं। थ्योरेटिकल चीज है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बोर्ड के हिसाब से ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ देखते हैं। हाँ, तो इसको मैं रफ करता हूं। नेक्स्ट जो अपन पोलराइजेशन का मेथड बोल रहे हैं वो भी क्रिस्टल का यूज करके इसी टाइप से देखते हैं, बस उसके अंदर वो क्रिस्टल थोड़े से स्पेसिफिक दूसरे टाइप के होते हैं। इसको मैं रफ करता हूं आई थिंक। तो फोर्थ है जिसको अपन ने बोला था डाइकोरिज्म, क्या होता है? पोलराइजेशन बाय डाइकोरिज्म क्या होता है इसको समझते हैं। तो कुछ क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है, देयर आर स्पेसिफिक क्रिस्टल्स जो कि जिस प्लेन के अंदर वो क्रिस्टल्स है उसके परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशंस है उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर एक ही कंपोनेंट निकलेगा बाहर या एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस निकलेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कैसे, जैसे ये अपने पास क्रिस्टल है, ठीक है, ये अपने पास क्रिस्टल है कोई, इस पे लाइट इंसिडेंट करवाई आपने, जैसे परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट करवाई, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसके अंदर क्या होगा, सारे कंपोनेंट होंगे इस टाइप से, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करवा दिया, ये अनपोलराइज्ड लाइट है,
तो अब ये क्या करेगा, बेसिकली लाइट जैसे प्रोपगेट हो रही है तो इस प्रिज्म से पास करते करते होगा क्या कि ये जो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट धीरे धीरे एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ये कंपोनेंट धीरे धीरे एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, यानी फाइनली ये कंपोनेंट जब ये लाइट बाहर निकलेगी ये कंपोनेंट बचेगा ही नहीं, एक कंपोनेंट ही बचेगा। एक कंपोनेंट को या एक वाइब्रेशंस को ये एब्सॉर्ब कर लेगा, यानी अब जो बाहर लाइट निकलेगी उसके अंदर ओनली फॉर एक ही वाइब्रेशंस होंगे। यानी ये क्या हो गया अपने पास, पोलराइज्ड लाइट मिल गई अपने को। ये क्या है, पोलराइज्ड लाइट मिल गई। तो यहां पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ one vibrations, absorption of vibrations perpendicular to the crystal। जो क्रिस्टल के परपेंडिकुलर है वाइब्रेशन से, उन सबको ये एब्सॉर्ब कर लेगा। जो पेनिट्रेशन के, अच्छा परपेंडिकुलर टू द पेनिट्रेशन, सॉरी परपेंडिकुलर टू द पेनिट्रेशन। जो पेनिट्रेशन के परपेंडिकुलर, जैसे पेनिट्रेशन ऐसे हो रहा ना, तो इस पेनिट्रेशन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो ओनली फॉर एक ही कंपोनेंट बचेगा जो कि पेनिट्रेशन की डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, सो ओनली वन वाइब्रेशंस विल बी देयर। तो ऐसे स्पेसिफिक होते हैं, देयर आर स्पेसिफिक crystals who can absorb all the vibrations in the direction of perpendicular to the penetration। ठीक है, पेनिट्रेशन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एब्सॉर्ब्स होंगे। और इस टाइप के क्रिस्टल का एक एग्जांपल याद रख सकते हो, टॉर्मेलाइन जो होता है, टॉर्मेलाइन ये क्रिस्टल जो है इसी टाइप का एग्जांपल है। बोर्ड के हिसाब से ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। अच्छा, वीडियो ये ऐसे कैसे हो गया? हाँ अभी ठीक है। पोलराइजेशन बाय डाइकोरेशन, इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट हो तो बताओ। नो डाउट, राइट? किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ, डिफ्रैक्शन इसके बाद पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन इसके बाद पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन अभी नहीं पढ़ा है अपन ने, डिफ्रैक्शन अभी बाकी है। डिफ्रैक्शन भी तुम्हारी जेई मेंस और बोर्ड का ही टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। टेंशन मत लो यार, पढ़ लेंगे। अब एकदम तो सब नहीं पढ़ सकते ना, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको रफ करता हूं मैं, आई थिंक समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा है ना, ये पोलराइजेशन वाला जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी से भी एक बार रेफर कर लेना। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अभी। और किसी को अगर मन नहीं लगता है तो बोर्ड में इतना जो अभी अपन ने पढ़ा है इतना पढ़ लोगे तो भी बहुत है। ठीक है, एक और मेथड होता है जो है पोलराइजेशन का वो होता है स्कैटरिंग।
तो स्कैटरिंग तो वैसे सबको पता है, बट स्कैटरिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। स्कैटरिंग होता क्या है वैसे? स्कैटरिंग जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, ये जैसे कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे कोई भी अगर रे इंसिडेंट करवाओगे, कोई भी रे इंसिडेंट करवाओगे, सीधा ही कर देता हूं, कंफ्यूज हो गए, कोई भी रे इंसिडेंट करवाओगे तो ये क्या करेगा? इस लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वापस से री रेडिएट करेगा और हर डायरेक्शन में करेगा। एक ही डायरेक्शन से एब्जॉर्ब किया, लेकिन जब वापस रेडिएशन होगा इस मॉलिक्यूल से, वो हर डायरेक्शन में होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है? यानी स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट फैल जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्कैटरिंग। यानी ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? एब्जॉर्ब द लाइट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड देन ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? री रेडिएट करेगा हर डायरेक्शन। ठीक है ना? ये थोड़ा सा में है ना, किसी को लग रहा होगा कि सीधी लाइंस क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि ओनली फॉर स्कैटरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी होता है, स्कैटरिंग थर्मल वेव्स में भी होता है, थर्मल वेव्स में भी होता है, और भी बहुत सारे जो है एनर्जीज निकलती है। तो बस ऐसे इसको शो करने का तरीका ये है, ठीक है ना? इससे कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है? तो री रेडिएटेड इन all directions, इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। तो किसी भी मॉलिक्यूल पे या किसी भी एटम पे अगर तुम लाइट इंसिडेंट करोगे तो ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में वापस से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करके फिर वापस से हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर री रेडिएट करेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। तो पोलराइजेशन स्कैटरिंग में कैसे होता है? अब इसी प्रोसेस के अंदर अपन ने ये ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्कैटर्ड लाइट है, दैट इज स्कैटर्ड लाइट, या इसको तुम परेशान होगे, मैं सीधा ही बना लेता हूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या है, चीजें फंसती नहीं है इतनी आसानी से, तो मैं इसको सीधा ही बना लेता हूं। ये क्या है? स्कैटर्ड लाइट। तो it is observed that scattered light का मतलब क्या है? जो इस मॉलिक्यूल ने वापस से एब्जॉर्ब करने के बाद री रेडिएट करी है, वापस से जो एमिट करी है, और ये एमिट हर डायरेक्शन में करेगा, ठीक है ना? ये जो एमिटेड लाइट है या फिर रेडिएटेड लाइट है या जो स्कैटर्ड लाइट है, वो उसमें से एक वाइब्रेशन जो है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन से वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट स्कैटर्ड लाइट इन द डायरेक्शन perpendicular to incident direction, perpendicular to the incident directions is completely plane polarized light। यानी बाकी डायरेक्शन का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जैसे इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा एक्सिस में समझा देता हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बना लेता हूँ, और ये कुछ वाई एक्सिस बना लेता हूँ, ये वाई एक्सिस बना लेता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, और एक तरफ जेड बना लेता हूँ, ठीक है ना? जेड किधर बनाऊं? नहीं, तुम परेशान हो गए, जेड इधर ही बना लेता हूं, इधर बना लेता हूं। इधर बना ले तो तुम्हें लगेगा लाइट इधर से आ रही है और वापस भी इधर ही आ रही है। तो जैसे
ये एक्स डायरेक्शन में सपोज अनपोलराइज्ड लाइट भेजी मैंने, एक्स डायरेक्शन में अनपोलराइज्ड लाइट भेजी, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट भेजी। तो बाकी तो जब ये वापस से, ये कोई एटम है सपोज, अब ये वापस से जब री रेडिएट करेगा तो बाकी कंपोनेंट का तो मेरे को नहीं पता, बाकी कंपोनेंट का तो मेरे को नहीं पता। एक्स में तो क्या है, सारे हैं, लेकिन जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक्स के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है यानी वाई और जेड, उनके अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही मिलेगी, उनके अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट की मिलेगी। अब जैसे सपोज इस इधर ये लाइट मिल गई, इधर ये वाइब्रेशंस मिल गए, तो इधर कौन से वाइब्रेशंस मिलेंगे, जेड में, ओनली फॉर ये मिलेगी। अब ये एक्सिस डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी ही होगी, लेकिन इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए अपने को कि जैसे एक्स से तुमने लाइट भेजी, इंसिडेंट रे एक्स डायरेक्शन में, तो वाई और जेड वाले जो डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन से हमेशा प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है अपने को स्कैटरिंग के बाद, बाकी डायरेक्शंस का अपने को नहीं पता है, ठीक है। तो ये होता है स्कैटरिंग से पोलराइजेशन, स्कैटरिंग से पोलराइजेशन। आई थिंक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से नोट करो, फिर बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। एक लास्ट में छोटा सा इंपॉर्टेंट है, मेलस लॉ क्या होता है उसको समझ लेते हैं, मेलस लॉ क्या होता है इसको समझ लेते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, देखो उसके बाद पोलराइजेशन अपना कंप्लीट है। मेलस लॉ क्या होता है इसको समझते हैं। तो आई थिंक रफ कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपने पास मेलस लॉ क्या होता है ये समझते हैं। ये तुम्हारे जेई मेंस या उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेलस लॉ क्या होता है इसको समझते हैं। वैसे ये सिंपल है, अपन बिना इसके नाम की भी समझ सकते हैं। मेलस लॉ ने ये बोला कि जैसे कोई पोलराइड है, पोलराइड मतलब वही पोलराइजर, तो पोलराइजर क्या होता है कि जैसे ये इसको बोलते हैं अपन ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इधर से तुमने लाइट इंसिडेंट करी, तो ये इस टाइप से होता है। तो ट्रांसमिशन एक्सिस के जो पैरेलल जो वाइब्रेशंस है वो तो सारे पास कर जाएंगे, बाकी सारे ब्लॉक हो जाएंगे, बाकी सारे ब्लॉक हो जाएंगे। ये बेसिकली पोलराइजर ही है, इसको पोलराइड भी बोलते हैं, ठीक है ना, पोलराइड। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है समझ गए होंगे कि अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। तो इसको जब इस पास करवाओगे तो जो वाइब्रेशंस इसके पैरेलल है, ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है, वो वाइब्रेशंस तो क्या होंगे, पास कर जाएंगे, बाकी सारे वाइब्रेशंस ब्लॉक हो जाएंगे, बाकी सारे वाइब्रेशंस ब्लॉक हो जाएंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइड, ठीक है। तो इसकी अगर इस लाइट की अनपोलराइज्ड लाइट की, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो इसकी इंटेंसिटी ये तो डेफिनेटली आई नॉट से तो कम ही होंगे, क्योंकि कुछ कंपोनेंट जो है, सारे कंपोनेंट आए नहीं है, सारे वाइब्रेशंस तो यहां से अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है ना। ये पोलराइज्ड लाइट है, तो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कम होती है इंसिडेंट लाइट से या अनपोलराइज्ड लाइट से। अब कितनी कम होती है इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, इस आई को, उसको मेलस ने बताया, या अपन भी समझ सकते थे। वो उसने ऐसे पता किया कि जैसे जो लाइट तुमने, या जो पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है, समझना आराम से, पोलराइज्ड लाइट है, मैं पोलराइज्ड लाइट यूज कर रहा हूं अभी। पोलराइज्ड लाइट है, और पोलराइज्ड लाइट की एम्पलीट्यूड सपोज मैंने ए नॉट यूज किया। ए नॉट क्या है, ए नॉट
वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो एम्पलीट्यूड भी होगा। ए नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब इसको मैंने इस पोलराइड से पास करवाया, लेकिन इस बार पोलराइड को किसी एंगल थीटा पे रख दिया, यानी पोलराइड को मैंने ऐसे रख दिया, समझना आराम से। पोलराइड को ऐसे, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, यानी जो लाइट आ रही है, अब तुमको सोचो कौन सी वाली रे जो है पास करेगी। जैसे लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाई थी, तो मैंने बताया था जो कंपोनेंट इस ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगा वो तो पास हो जाएगा, बाकी कोई भी पास नहीं होगा। तो अब ये लाइट, इसका कंपोनेंट, इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, ये सपोज एंगल जो है वो थीटा है, थीटा एंगल पे रख दो, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा है। इसका कंपोनेंट अगर ये ए नॉट है तो ये कंपोनेंट कितना होगा? ए नॉट कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा? ए नॉट साइन थीटा। तो ए नॉट साइन थीटा तो इस पोलराइड के परपेंडिकुलर है, ये तो पास करेगा नहीं। ओनली फॉर कौन सा कंपोनेंट पास करेगा? ओनली फॉर कौन सा कंपोनेंट पास करेगा? ये ए नॉट कॉस थीटा, ए नॉट कॉस थीटा। तो इसका एम्पलीट्यूड अगर ए नॉट है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए नॉट कॉस थीटा, ए नॉट कॉस थीटा। सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? अरे बोलो, ए नॉट साइन थीटा तो क्या हो गया? ये तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, ये तो ब्लॉक हो जाएगा, और ये पास कर जाएगा, ये पास कर जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई अपने को? ये समझ में आई कि नहीं आई? स्क्रीन ब्लर है? यस सर। स्क्रीन ब्लर है क्या? क्लियर है सर। सही तो दिख रही है यार मेरे को स्क्रीन, और किसी को? अब ठीक है ना? हाँ, तो ये ए नॉट कोस थीटा समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ए नॉट कोस थीटा समझ में आया कि नहीं आया? कि ए नॉट कोस थीटा कैसे पास करेगा और ए नॉट साइन थीटा कैसे ब्लॉक हो जाएगा? अरे बोलो, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अगर इस पोलराइड को थीटा एंगल पे रख दें तो ए नॉट साइन थीटा तो ब्लॉक हो जाएगा और ए नॉट कोस थीटा चला जाएगा। अब अपने को पता है कि इंटेंसिटी, अच्छा यहां तक सबको दिखाई दे रहा है ना? यहां तक ठीक है। तो इंटेंसिटी अपने को पता होता है, इंटेंसिटी I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, ये तो पढ़ा होगा आपने। तो I नॉट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ए क्या है यहां पे? ए नॉट कोस थीटा, ए नॉट कोस थीटा। नहीं समझे? जैसे अगर यहां पे I नॉट आई है, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, तो इसकी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होती है ए स्क्वायर से, तो यहां पे I नॉट क्या होगा? I नॉट क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू ए नॉट स्क्वायर होगा, I नॉट प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा, ए नॉट का स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1, I नॉट प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का स्क्वायर होगा। यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी? यहां पे इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेड की इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड विल बी प्रोपोर्शनल टू, यहां पे कौन सा कंपोनेंट जो है, यहां पे तो एम्पलीट्यूड कितना था? ए, यानी ए का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा। यहां पे किसके प्रोपोर्शनल होगा? ए नॉट कोस थीटा के प्रोपोर्शनल, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए नॉट कोस थीटा का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? डिवाइड करोगे तो आ गया अपने पास I ट्रांसमिटेड अपॉन I नॉट इनटू, अरे ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, 1 और 2 और 1 को डिवाइड कर लिया तो I ट्रांसमिटेड अपॉन I नॉट क्या हो जाएगा? ए नॉट स्क्वायर से ए नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया,
cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, यानी I ट्रांसमिटेड क्या हो गया, I नॉट इंटू cos स्क्वायर थीटा। बस यही ध्यान रखना है आपने। थीटा क्या है, पोलराइड का इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के साथ एंगल, या पोलराइड का इस एक्सिस के साथ एंगल, या ट्रांसमिशन एक्सिस का इस एक्सिस के साथ एंगल। तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट इंटू कोस स्क्वायर थीटा होगी, आई नॉट इंटू कोस स्क्वायर थीटा होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि थीटा अगर पाई बाई 2 रख दूं, थीटा अगर पाई बाई 2 रख दें, थीटा पाई बाई 2 रख दें, तो थीटा अगर पाई बाई 2 रख दोगे तो उस केस में क्या, थीटा 0 पे देख लेते हैं, थीटा 0 रख लें। थीटा 0 का मतलब पूरा का पूरा इसको ऐसे घुमा दें, पूरा का पूरा ऐसे घुमा दें, तो फिर क्या होगा, अच्छा ये एंगल अपन ने 0, ये थीटा नहीं होगा ना, अपन ने ये एंगल थीटा लिया है ना, ये एंगल थीटा लिया है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। थीटा ये है कि इसको वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल, पोलराइड का ट्रांसमिशन एक्सिस का परपेंडिकुलर के साथ एंगल, ट्रांसमिशन एक्सिस का परपेंडिकुलर के साथ एंगल, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो थीटा अगर 0 ले लें, थीटा 0 ले लें, थीटा 0 का मतलब क्या है, इसको ऐसे सीधा करते हैं, थीटा 0 का मतलब क्या है, ऐसे कर दें, तो इंटेंसिटी क्या होगी ट्रांसमिट की, आई नॉट हो जाएगी। और थीटा अगर पाई बाई 2 कर दें, पाई बाई 2 का मतलब ऐसे करते हैं, तो फिर कोई भी रे पास नहीं कर जाएगी, यानी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी ट्रांसमिटेड की, 0। चलो ठीक है, ये सारी बातें हैं, अलग अलग एंगल पे अपने से पूछ सकता है, तो अपने को फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, आई टी इक्वल टू आई नॉट इंटू कोस स्क्वायर थीटा, आई टी इक्वल टू आई नॉट इंटू कोस स्क्वायर थीटा, आई टी इक्वल टू आई नॉट इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई टी इक्वल टू आई नॉट इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बताओ इस मेलस फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो, मेलस जो रूल है उसके फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। तो अभी क्लास, ये अपना मोबाइल बंद होने वाला है तो मैं क्लास को एंड करता हूं। ये पोलराइजेशन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, पोलराइजेशन अपना कंप्लीट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलो ठीक है।